अस्सलामुअलैकुम। तुम्ही सामियों निके वारेत अल्हम्दुलिल्लाह। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया कह रही थी कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया कह रही थी कि मेरी कश्ती भंवर में है। मुसीबतें बहुत आती है। ये जो बारिश की 4 बूंदें हैं, इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह रोक नहीं सकती। हमें तूफानों से लड़ना है। और बल्कि मैं ये बारिश की बूंदों को अल्लाह की रहमत समझता हूँ। और ये बाबरकत महफिल में मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ जितने नौजवान यंगस्टर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तमाम यंग लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स बनाए। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग को इंस्पिरेशनल लीडर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाए। और मैं जब आ रहा था, मैंने बहुत से लड़कियों को बारिश के बावजूद भी शामियानों में बाहर भी देखा और अंदर भी देखा, माशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि आने वाले ज़माने में ये भटकल के नौजवान वंडर्स करने वाले हैं इंशाअल्लाह। और मैंने कल भी बहुत गर्मी देखी। यहाँ भटकल के प्यारे बच्चियों में वो जोश, वो जज्बा। हालांकि जो हमारे सामने बैठे थे वो सब लड़के थे, लेकिन आवाज़ें आ रही थी लड़कियों से। मैं लड़कों के जज्बों को समझ सकता हूं कि मैं वही जज्बा लड़कों से भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तमाम नौजवान जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, वो मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुने। इंशाअल्लाह आपके करियर सजाने में बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं कुछ बातें आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, और वो रखने से पहले मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, कुछ सवालात पूछ करके। आपने कभी किसी बंदे को 4 साल 5 साल से मुसलसिल साइकिल सीखते हुए देखा? आपने कभी नहीं देखोगे। 2 महीने 3 महीने में वो साइकिल सीख जाएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इसमें नौजवान जो बच्चे हैं उसका पॉपुलेशन बहुत करोड़ों करोड़ों में है। क्या कभी नौजवान के मुंह से हमने कभी ये स्टेटमेंट सुना है कि मैं मोबाइल कैसे चलाना ये सीख रहा हूं इन दिनों? कभी ऐसा नहीं कहते हम, क्योंकि मोबाइल हम सीख लेते हैं, उसकी कोई ट्रेनिंग हमें नहीं देता है। साइकिल चलाना हम सीख लेते हैं, उसकी ट्रेनिंग कोई नहीं देता है। रातों में जागना हम सीख लेते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलना हम सीख लेते हैं, कोई टीचर नहीं सिखाता है। लेकिन टीचर जब मैथ पढ़ाता है, 10 साल पढ़ाया जाता है, तो जो 4th स्टैंडर्ड का बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से कहता है कि मैथ बहुत डिफ़िकल्ट है, मैथ बहुत मुश्किल है, और वो 10th स्टैंडर्ड में भी वही कलमा पढ़ता है। 4th स्टैंडर्ड में उसको 100 में 20 मार्क्स आते हैं, तो 10वीं जमात में उसको 100 में 12 मार्क्स आते हैं। क्या फेल होने के लिए 6 साल स्कूल जाना पड़ता है? सवाल ही नहीं है। आप 6 साल जा रहे हो, 10 साल जा रहे हो, आप 2 महीने में साइकिल चलाना सीखे, 2 महीने में आपने मोबाइल चलाना सीखा, और 10 साल में आपने मैथमेटिक्स नहीं सीखा। ये बहुत बड़ा सवाल काबिलियत पर नौजवानों के आज मंडरा रहा है। ये नौजवान बच्चे कॉलेज के, स्कूल के, समझना चाहिए कि 1 घंटे में आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो। यहाँ तो 10 साल आप स्कूल में बिताते हो। मैं एक बहुत प्यारी बात तमाम यंग बॉयज़ और गर्ल्स के इल्म में ले आना चाहता हूँ। एक बंदा सड़क पर खड़े होकर
वो आलू भी बेचता है, वो फल बेचता है, भले वो 500 रुपए के फल है, तो वो सुबह से शाम तक सड़क पर धूप में बारिश में 8 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके वो फल बेचता है। तो जब वापस घर जाता है वो कम से कम 1000 रुपए लेकर जाता है। लेबर की बात कर रहा हूं मैं, जो रिक्शा चलाते हैं रोजाना 200-300 रुपए कमाते हैं। जो ऑटो ड्राइवर्स रोज सुबह निकलते हैं मेहनत करने के लिए, घर शाम लौटते हैं, तो उनके जेब में 1000-1500 रुपए होते हैं। जो लेबर्स घर बनाते हैं, सामान उठाते हैं सर पर, वो भी 500 से 1000 रुपए कमाते हैं। लेकिन जब एक बच्चा 8 घंटे मेहनत करता है स्कूल में जाकर, और 8 घंटे मेहनत करने के बाद घर जब वापस लौटता है घर, वो क्या लेकर लौट रहा है? Majority of the students today are getting back to their respective houses empty-handed and empty-minded. इतना वजन बैग तो जरूर ले जाते हैं रोजाना स्कूल को, लेकिन एम्प्टी माइंडेड वापस घर जाते हैं। जब 8 घंटे आप स्कूल में बिताते हो टीचर्स के साथ में, तो आप इल्म लेकर जाना है। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहता हूं, 8 घंटे बिताने के बावजूद आज जब बच्चे घर वापस जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, उनके इल्म में कुछ नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे आज इस जनरेशन में कर रहे हैं। 8 घंटे बिताने के बाद, कैन यू इमेजिन कैसे एक बच्चा एम्प्टी हैंडेड एम्प्टी माइंडेड जा सकता है, जबकि एक लेबर प्रॉफिट चाह रहा है। वो 20 रुपए के फल भी अगर लेके बैठ रहा है तो वो 40 रुपए चाहिए उसको। एक लेबर दिन में मेहनत करता है तो 500 से 1000 रुपए कमा रहा है। हर बंदा प्रॉफिट के लिए ही कर रहा है काम। बंदे जब स्कूल के बच्चे 8-8 घंटे स्कूल में बिता रहे हैं, क्या प्रॉफिट मिल रहा है आपको? और ये जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स के हो रही है, ये एक दिन नहीं कर रहे हैं, एक हफ्ता नहीं कर रहे हैं, एक महीना नहीं कर रहे हैं, यही गलती रिपीटेडली हर दिन करते हुए 10 साल कर रहे हैं। 10 साल आपने बिता दिए स्कूल में और कोई इल्म आपने हासिल नहीं किया। 10वीं जमात में भी जाकर बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। प्यारे नौजवान बच्चों, क्या फेल होने के लिए इंसान को 10 साल मेहनत करने की ज़रूरत है? फेल होने के लिए तो स्कूल ना जाएं तो फेल हो जाओगे, स्कूल जाकर फेल कैसे हो सकते हो? हम तो फेल होना ही नहीं, हमें इल्म हासिल करना है। और जो क्लासरूम में मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, तमाम नौजवान जितने भी स्कूल कॉलेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, बहुत गौर से सुनना मेरी इन बातों को, कि क्लासरूम में क्या होता है। क्लासरूम में जो सबसे पहली गलती होती है वो ये गलती होती है कि क्लासरूम में आप बैठे तो रहते हैं, लेकिन आपकी नज़र टीचर पर नहीं होती है। ये 70% बच्चे गलती करते हैं क्लासरूम में। 70% बच्चे क्लासरूम में होते ज़रूर है, लेकिन उनकी नज़र टीचर पर नहीं होती है। अब मैं नज़र पर एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपके वालिदैन कार में बैठे हुए हैं और ड्राइवर कार चला रहा है, और यहाँ से मैंगलोर जाना है 150 किलोमीटर, तो 140 किलोमीटर यानी 95% ड्राइवर ने बहुत ज़बरदस्त गाड़ी चलाई, और आपसे मुखातिब होकर ड्राइवर कह रहा है कि भाई मुझे तो 95% मैंने ले आया, 95 मार्क्स मुझे मिल गए, अब मैं 10 किलोमीटर मज़ीद चलाना है, मैं आंख बंद करके चलाऊंगा, विल यू अलाउ मी? ये ड्राइवर अगर आपसे सवाल करता है, आप थोड़ा अपना मुंह खोल के जवाब दें, क्या आप ड्राइवर को यस बोलोगे? आपकी अम्मी जान बैठी हुई है कार में, आपके अब्बू जान बैठे हुए कार में, और दुनिया का बेस्ट ड्राइवर है मान लीजिए, उससे बेहतर ड्राइवर इस दुनिया में नहीं है, और वो ड्राइवर कह रहा है कि 95 तो मैंने दिए ना, 5% मैं आंख बंद करके चलाऊंगा, तो आपके दिल में पहला ख्याल आएगा यही 5% इसी दौरान एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे क्लासरूम में न जाने कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं।
आपकी नजर टीचर पे नहीं है, दैट इज एन एक्सीडेंट। ये अपने जहन में बिठा लें आप। ये एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट है जो कोई आवाज नहीं आएगी, कोई खून नजर नहीं आएगा, कोई पेन नहीं होगा, लेकिन जब शादी होगी, बच्चे होंगे, 40 साल की उम्र हो जाएगी, आपके वालिदैन बीमार होंगे, इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे, जो तकलीफ जब होगी ना, उस एक्सीडेंट की तकलीफ 25 साल के बाद होने वाली है। क्यों? फोकस जिस वक्त आपने करना था उस वक्त में आपने फोकस नहीं किया। ये एक्सीडेंट रोज एक बार नहीं, रोज 1000 बार हो रहे हैं क्लासरूम में बच्चों के। इतना फोकस होना। एक ड्राइवर 100 किलोमीटर चलाता है गाड़ी, तो आप क्या तवक्को रखते हैं उस ड्राइवर से कि वो 100% फोकस करे? अगर ड्राइवर 2 मिनट के लिए घूम जाए, आपकी तरफ देखते हुए चला रहे, तो आप उसको डांटोगे, क्या कर रहे हो, ये नजर रखो वहां पर। तो ड्राइवर कैसी जॉब कर रहा है बताइए? जितने भी गवर्नमेंट ड्राइवर्स है, बस चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर्स है, सलाम करता हूं उनको, वो अपना 100% देते हैं जब गाड़ी चलाते हैं। लेकिन क्या स्टूडेंट्स ऐसा 100% दे रहे हैं? कतई नहीं दे रहे हैं। दे नेवर गिव 100%। बैठते जरूर 6 घंटे, बैठते जरूर 8 घंटे, लेकिन आप 100% नहीं देते हैं। और 100% देना मैंने किसी से सीखा है तो क्रिकेट के एम्पायर से सीखा है। क्रिकेट खेलना जानते हैं आप लोग? हाथ उठाकर बताएं। नहीं खेलते हैं तो क्रिकेट खेल तो जानते हैं ना। हिंदुस्तान का सचिन तेंदुलकर है, पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है। क्रिकेट में क्रिकेटर्स बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन 2 अंपायर्स को मैं देखता हूं, मैं बहुत सीख लेता हूं। एम्पायर का काम क्या होता है? जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि बॉलर कहीं नो बॉल तो नहीं डाला, लकीर के बाहर तो पैर नहीं रखा। अगर लकीर के बाहर अगर पैर रखता है बॉलर, तो एम्पायर को क्या करना होता है? हाथ ऐसे रखकर इशारा करता है, इट्स नो बॉल। और उसके बाद फिर उसको नजर रखना है बैट्समैन पर कि ये बॉल जो पिच करके जा रहा है, कहीं पैड को लगा, और पैड ना होता तो मिडिल विकेट को लगता, तो फिर उसे एलबीडब्ल्यू के लिए उंगली उठाना पड़ता है। कहीं बैट को किस करते हुए गोला विकेट कीपर के हाथ में जाए, तो फिर उसको कॉट बिहाइंड अपील होती है, तो उंगली उठाना पड़ता है। उसे टोटली फोकस करना होता है। और 50 ओवर का मैच होता है तो 300 गोले होते हैं। लेग अंपायर और ये अंपायर दोनों अंपायरिंग करते हैं, ये 25 वो 25। फिर दूसरी इनिंग होती है, ये 25 वो 25, यानी एक अंपायर 50 ओवर अंपायरिंग करता है, तो एक ओवर में 6 गोले होते हैं। 50 ओवर के कितने गोले होते हैं? 300। 300 टाइम्स उसकी नजर ऐसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और 1-1 लाख स्टेडियम में लोग होते हैं। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी बॉलर बॉलिंग कर रहा है और अंपायर ऐसे देख रहा है स्टेडियम की तरफ, इमीडिएटली उसकी जॉब चले जाएगी। भले वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड एम्पायर है, वो बोलेंगे तू पगला गया, सटिया गया, जॉब करने लायक नहीं है तू। एक गलती पे उसकी नौकरी चले जाती है, हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। आप बताओ, इतना कमिटेड, इतना फोकस्ड कोई इंसान को देखा आपने कोई जॉब करते हुए जो क्रिकेट का एम्पायर करता है? उससे हमें सीख लेना चाहिए। इतना फोकस्ड होकर अगर कोई लड़का अपने टीचर को देखता है जैसे अंपायर बैट्समैन को देखता है, इतना फोकस्ड होकर अगर स्टूडेंट्स अपने टीचर को देखते हैं, कसम खुदा जितने भटकल के बच्चे हैं ये सब साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और टॉप के इंजीनियर्स बनेंगे। फोकस की जरूरत है। जिस वक्त में जो काम करना होता है वो 100% करना होता है आपको। और 100% की मिसाल मैंने कहां से जोड़ी है आपको? ड्राइवर्स का एग्जाम्पल दिया मैंने, क्रिकेट के एम्पायर्स का एग्जाम्पल दिया मैंने। ये दुनिया में जो चीजें हो रही है उनसे हमें सीख लेना है। आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे होंगे, लेकिन इंसान जब फोकस करता है तो 1 लाख का मजमा कितना भी शोर करे, लेकिन वो एम्पायर कान लगाता है कि बॉल कहीं बैट को टच करते हुए जा रहा है, वो आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। इतना फोकस्ड आप करना शुरू करें। जब भी क्लासरूम में कदम रखते हो, ये एम्पायर और ड्राइवर की जो मिसाल मैंने दी वो हमेशा याद रखें आप। जो ड्राइवर्स फोकस कर रहे हैं, जो अंपायर्स फोकस कर रहे हैं, और वो अंपायर सिर्फ 300 गोले नहीं कर रहा है,
अगर कोई एम्पायर 200 वनडे मैचेस के लिए एम्पायरिंग की है तो लगा लें आप 200 इंटू फिर 300 बॉल्स, कितनी दफा वो 10 साल 20 साल से इतना फोकस होकर हमें पढ़ाई करना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला नमाज भी हमारी ऐसी चाहता है। When you stand before the Lord, you have to submit yourself 100%, forgetting all the world things. दुनिया की तमाम चीज़ों को भुलाकर आपने अल्लाह के सामने खड़े होना है। मैं कई दफ़ा कोशिश किया हूँ कि मैं 2 मिनट की नमाज, 3 मिनट की नमाज होती है, मैं 3 मिनट 100% फोकस करूँगा, लेकिन फोकस हो ही नहीं पा रहा है। दुनियावी ख्यालात आ रहे हैं। मैंने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 10 बार ट्राई किया, लेकिन 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद फिर दुनियावी ख्यालात आ रहे हैं। तो मैंने मुफ्ती साहब को कॉल लगाया, बोला मौलाना मैं 3 मिनट फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और कभी तो मैं इतना कमिटेड हो जाता हूँ कि इस बार 3 मिनट कोई ख्याल नहीं आने दूंगा, सिर्फ मैं और अल्लाह, लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो मुफ्ती साहब से मैंने कहा कि मौलाना ये बड़ा अजीब मेरे साथ हो रहा है, मैं आई एम अनेबल टू गिव 100% व्हेन आई एम ऑफरिंग सलाह। तो मुफ्ती साहब ने अप्रिशिएट किया। वो लोग के पास में बड़े ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स होते हैं अप्रिशिएट करने के। उन्होंने कहा कि शुक्राना 2 रकात नमाज पढ़े कि इसकी फ़िक्र कम से कम आप में है, वरना दुनिया गाफिल ऐसे ही नमाज़ें पढ़ी जा रही है। आपको फ़िक्र तो हो रही है कम से कम कि यू आर नॉट एबल टू गिव 100%, वरना आज के ज़माने में सब जा रहे हैं अल्लाह अकबर, बस सजदे एक्शन एक्सरसाइज की तरह कर रहे हैं, बस वापस आ जा रहे हैं। क्या हम 100% नमाज में दे रहे हैं? ये सवाल है। बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला यही चाहता है, जो नमाज आप पढ़ रहे हो उस नमाज को अपनी हयात की द बेस्ट नमाज बनाने की कोशिश करना चाहिए हमें। आपने बहुत माजी में नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन अब मैं जो पढ़ने वाला हूँ ये मेरी आखिरी नमाज है। इसके बाद कोई सजदा मैसर नहीं है, मेरी मौत है। अगर ये तय है तो इंसान 100% देता है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी तलब करता है। अगर उसको यकीन हो जाए कि मौत मुझे अब नहीं आने वाली है और भी सजदे मैसर है मेरे हयात में हैं, तो फिर ईमान में गड़बड़ है उसका, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन मौत को लेकर एक चीज़ मैं बताता हूँ, फिर मेरे टॉपिक पर आता हूँ। मौत पर 750 करोड़ लोगों को यकीन है। इस रूहे ज़मी पर दुनिया में 750 करोड़ लोग जीते हैं, और साढ़े 750 करोड़ लोग को यकीन है कि मौत आनी है। और दूसरी बात पर भी यकीन है कि मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन तीसरे बात पर यकीन नहीं है कि मौत मुझे और अभी आ सकती है। इस पर हमें यकीन नहीं है। हम समझते हैं कि और 10-20 साल जी लेंगे, और ये यंग बच्चे तो बोलेंगे मैं तो हीरो हूँ, मस्त हूँ, गर्म खून दौड़ रहा है, और 40 साल तो अपन जिएगा। ये ख्याल जो होता है ना, ये गलत ख्याल है। जब इंसान को पता चल जाए कि ये मेरी आखिरी नमाज, तो वो 100% देगा। तो अल्लाह जैसा चाहता है हम नमाज पढ़ें फोकस्ड होकर। बिल्कुल उसी तरह लेसन्स जब आप सुन रहे हो, ये सुनना कि ये ज़िंदगी में फिर ये टीचर मुझे नहीं मिलने वाला है, अगर मैं ये ना सुनूं तो ये इल्म से मैं महरूम हो जाऊंगा। ये फोकस्ड होकर आप सुनेंगे, देखेंगे अपने टीचर को, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आएंगे। पहली गलती मैंने बताया, 70% स्टूडेंट्स क्लासरूम में होकर भी जो पहली गलती करते हैं, थोड़ा आवाज़ में बोलें, वो क्या गलती है? टीचर की तरफ नहीं देखते हैं, उनकी नज़र टीचर की तरफ नहीं होती है। और दूसरी जो गलती है, जो बचे 30% बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बहुत फोकस्ड होकर देखते हैं, उनकी नज़र सिर्फ टीचर पर ही है, स्टूडेंट्स पर नहीं है, दीवारों पर नहीं है, और कहीं नहीं है, उनकी नज़र सिर्फ टीचर पर है। फिर भी वो गलती कर रहे हैं। वो आंख से कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कान से मिस्टेक कर रहे हैं। वो टीचर के लेक्चर को सुन नहीं रहे होते हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं कि ऐसा देख रहे हैं कि दिलीप कुमार आ जाए तो वो भी शर्मा जावे कि क्या एक्टर है ये, मुझसे बेहतरीन एक्टर।
जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है और टीचर खुशी खुशी से पढ़ा रहा है, ऐसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स टीचर को, और उसका जहन कहीं और तवाफ कर रहा है। बॉयज़ हो तो गर्ल्स कॉलेज का तवाफ कर रहा है, गर्ल्स हो तो बॉयज़ कॉलेज का तवाफ कर रहा है। सोच में गुम है नौजवान बच्चे। एक्टिंग तो कर रहे हैं टीचर की तरफ देखने की, लेकिन कान टीचर को नहीं दे रहे हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स रोजाना क्लासरूम में करते हैं। आज मैं आपके सामने खड़े होकर वो एरर्स, वो गलतियां बता रहा हूं जो बंदे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन क्लासरूम में क्या गलतियां होती हैं ये पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए। 10 साल पढ़ाई कर लेते हो, आपको पता ही नहीं कि आप क्या गलतियां रोज करते हैं। 2 गलतियों की मैंने जिक्र की। 70% बंदे टीचर को फोकस होकर कंप्लीट 45 मिनट्स देख ही नहीं सकते, और जो देखते हैं वो भी गलती कर रहे हैं। वो कौन सी गलती कर रहे हैं? वो सुन नहीं रहे होते हैं, और फिल्टर होकर बस कुछ ही बच्चे बच गए क्लासरूम में। वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं सब्जेक्ट को। समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और समझने के लिए दिमाग नहीं, आपका जिस्म का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। यू आर सपोज टू गेट टोटली इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर। बाहर कुछ भी आवाज आई वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हियरिंग लिसनिंग में बहुत फर्क होता है। इंग्लिश में 2 वर्ड्स है, तर्जुमा अगर करे तो दोनों का माना उर्दू में वही है, सुनना। हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब सुनना। मैं यहां हूं, कुत्ते भौंक रहे हैं तो वो आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मुझे कोई बुला रहा है या कोई कुरान की तिलावत कर रहा है तो मैं सुन रहा हूं। सुनाई देना और सुनने में बहुत फर्क है। हियरिंग मतलब आपको आवाज आती है, लिसनिंग मतलब आपको सुनना होता है। तो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे दे हियर, दे डोंट लिसन। लिसन के लिए दिमाग की जरूरत है, हियर के लिए कान की जरूरत है। सुना तो जाता कान से, लेकिन समझना जो होता है वो दिमाग से। तो ऐसे सुनना है जो दिमाग इन्वॉल्व हो और समझने की सलाहियत बढ़ाते रहें रोजाना। आप लेक्चर को सुन रहे हैं लेकिन उसे समझ ही नहीं रहे हैं। अब फिल्टर होकर बस 5% बंदे बच गए हैं जो टीचर को देख भी रहे हैं, टीचर को सुन भी रहे हैं, टीचर को समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, चौथी गलती। कोई एक बंदा बता दें वो कौन सी चौथी गलती हो सकती है? आवाज देकर। मुझे यकीन है कि आवाज अगर आई तो बच्चियों से आएगी शायद, क्योंकि बच्चे कोई आवाज ही नहीं कर रहे हैं। चौथी ऐसी कौन सी गलती हो सकती है? वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, वो समझ भी रहा है सब्जेक्ट को, फिर भी एक बहुत बड़ी गलती करता है, और वो है प्रैक्टिस। इसीलिए एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन शायद मुझे आज कहना पड़ेगा कि प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट। ये कहावत को ही बदल देना पड़ेगा, क्योंकि कल का अवार्ड फंक्शन मैंने देखा, 72 अवार्ड्स में 64 लड़कियों ने बाजी मार ली है। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर जब अवार्ड मिले तो 72 में 62 बॉयज लें। आप में वो तमाम सलाहियतें हैं। हमने सुना है हमारे लीडर्स शेरों से लड़े हैं। आप लोग को तो कुछ किताबें पढ़ने हैं सिर्फ, आप में वो तमाम सलाहियतें हैं। आपने बस इरादा करना है, इरादा करें, बहुत आगे जा सकते हैं। आसाम गया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के कॉलेज में नीट 80 बच्चे क्लियर किए हैं, और 80 में बमुश्किल 5 या 10 बच्चियां थी, या 2 या 4 बच्चियां, 2 बच्चियां शायद, या 78 सारे बच्चे। तो मौलाना ने कहा कि ये जो फोटोग्राफ बड़ी लगी है 80 बच्चों में 2 ही बच्चियां, ये फोटोग्राफ मुझे पसंद नहीं आ रही है। मैं चाहता हूं इसमें कम से कम 20 बच्चियां हो नेक्स्ट ईयर। तो 180 में 50 से ज्यादा बच्चियां ले आए माशाअल्लाह। बच्चियों को चैलेंज दिया जाता है, नींद हराम कर लेते हैं लेकिन रिजल्ट करके दिखाते हैं। आज सुबह में एक टीचर ने पूछा कि ये बच्चियां क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इतने अच्छे रिजल्ट क्यों ले आ रहे हैं? कि बच्चियों को दबाया जाता है कि नहीं, पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई नहीं कर, बस 10th शादी कर,
जितना दबाते हैं उतना पढ़कर दिखाते हैं वो लोग। और बच्चों को आशिकी मत कर और करके दिखाते हैं। फोन से दूर रहना और फोन इस्तेमाल करते हैं। सब उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, शायद बच्चों को बोलना पड़ेगा, पढ़ाई की जरूरत नहीं, तेरी शादी कर दूंगा, अभी शादी कर दूंगा तेरी। तो बोलेंगे नहीं अब्बा मैं जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा। और दरअसल पढ़ाई, इल्म, ये सब का राइट है, सब ने पढ़ना है और बेहतरीन पढ़ना है। मैं 100% गारंटी देकर कह रहा हूं, 2-4 साल में देखना ये रिजल्ट्स भटकल के बच्चे लाकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। वो इसलिए कह रहा हूं कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं यहां 30 या 40 दिन का वर्कशॉप कंटिन्यूस करूंगा। और इसमें एक वर्कशॉप पूरे बॉयज के लिए करूंगा और एक पूरे गर्ल्स के लिए करूंगा। फिर इंशाअल्लाह देखते हैं किसमें है कितना दम। अभी भी आवाजें यहीं से आ रही हैं। आवाज दो आप लोग कि आप कम नहीं हैं। माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया मेरे कि भटकल के नौजवान बच्चे गरजे हैं अभी। माशाअल्लाह, ये जज्बा होना चाहिए, ये इंथुजियाज्म होना चाहिए। जो चौथी बात मैंने की है, प्रैक्टिस, रिपीटेशन। जो चीज आप सीखते हो उसको रिपीट करना। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। एक चीज को आप 100 दफा करोगे, 1000 दफा करोगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आप में। और आपने कहावत भी सुनी होगी इंग्लिश में, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आपने सुना है? हाँ, तो उसके लिए पहले ऑब्जर्व करना टीचर को बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद सुनना बहुत जरूरी है, लिसनिंग। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करना। वो गलती करते हैं, वी लुक एट टीचर्स, वी लिसन टू टीचर्स, we do not understand. We are supposed to understand the subject. हमें वो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड भी करना है। और अंडरस्टैंड करने के बाद जो चौथी गलती मैंने की, घर आकर किताब नहीं खुलती है, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक डॉक्टर 5 साल बहुत मेहनत, इतनी मोटी किताबें पढ़ता है, और जब डॉक्टर बनता है तो क्लिनिक खोलता है तो उसके पास कोई भी इलाज नहीं करवाते हैं। उसे ग्रीन हॉर्न डॉक्टर बोलते हैं, इनएक्सपीरियंस डॉक्टर बोलते हैं, ना तजुर्बेकार डॉक्टर बोलते हैं। आप अपने वालिद को कभी उस डॉक्टर के पास ले जाना पसंद नहीं करते हो, आप एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ले जाओगे। क्यों? अब्बू के जान का सवाल है, अम्मी के जान का सवाल है। यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, यू वांट टू टेक योर पेरेंट्स टू द राइट डॉक्टर्स। अच्छे डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहते हैं। वो बेचारा 90% हर साल ले आया, ऐसी मोटी किताबें पढ़ा, लेकिन आपको उसके इल्म पर यकीन नहीं है। आफ्टर ऑल MBBS बोलोगे, वो शर्म से डूब जाएगा, फिर मास्टर्स करेगा, मास्टर्स करके क्लिनिक खोलेगा, फिर भी लाइन नजर नहीं आएगी आपको अपॉइंटमेंट लेते हुए। अवाम बोलेगी ये ना तजुर्बेकार है, नया है, कचपिंदा है, अभी आया मार्केट में। आप जब 5 साल 10 साल हजारों पेशेंट्स को ट्रीट करोगे तो यकीन जीतोगे आप, और उस यकीन से कई सारे पेशेंट्स आपके पास में आते हैं। और 10 साल से एक डॉक्टर इलाज कर रहा है भटकल में, और ज़बरदस्त शिफा उसके हाथ में अल्लाह ने दिया है, हज़ारों लोगों को क्यूर किया है। और वैसे डॉक्टर को जाकर आप पूछे, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या बोलता है डॉक्टर? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टॉप का एडवोकेट बेंगलुरु जाएं और पूछे आप क्या कर रहे हो, वो एडवोकेट बोलता है मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिस। द टर्म प्रैक्टिस, द वर्ड प्रैक्टिस बिगिंस आफ्टर यू सेक्यूर डिस्टिंक्शन एट यूनिवर्सिटीज, आफ्टर यू सेक्यूर सर्टिफिकेट्स। जब यूनिवर्सिटीज आपको सर्टिफिकेट से नवाजती है, सनद देती है, वहां से प्रैक्टिस असल शुरू होती है। जो प्रैक्टिस आप स्कूल के 10 साल करते हो,
कॉलेज में 2 साल करते हो, यूनिवर्सिटीज़ में 2 साल करते हो, ये बिल्कुल अलग प्रैक्टिस है। जो सब्जेक्ट आप सीख रहे हो, वो सीखने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलती है, आपने एमसीए किया है तो आपको कंप्यूटर विज़र्ड बनना है, तो वहाँ से रियल प्रैक्टिस शुरू होती है। आपको एडवोकेट टॉप का बनना है तो सर्टिफिकेट लिया आपने, ब्लैक पेन लिया, जैकेट, तो आप एडवोकेट सिर्फ हुए हैं, लेकिन काबिल कबूल एडवोकेट नहीं है आप सोसाइटी के। वहाँ से आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर होता है, वो 40 सेंचुरीज मारा होता है, लेकिन रोज सुबह उठकर 4 बजे दुनिया सोई पड़ी रहती है और वो 4 बजे मैदान में दौड़ता रहता है और पूछते हैं आप उससे तो क्या कर रहे हो, तो वो कह रहा है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट को अगर रिलीजन, तो सचिन तेंदुलकर भगवान है करके मैथ्यू हेडन ने एक दफ़ा कहा था, तो फिर भगवान को क्या प्रैक्टिस की ज़रूरत है? क्यों सचिन तेंदुलकर सुबह रोज़ाना जाकर जॉगिंग किया करता था, क्यों प्रैक्टिस किया करता था? मास्टर ब्लास्टर कहते थे उसको, उससे बेहतरीन बैट्समैन कोई वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ, ऐसा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस उसका, लेकिन उसको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसीलिए कहावत बनी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ये चौथी गलती जो करते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और इसके बाद जो 5वीं गलती है, अब प्रैक्टिस करने के बाद अपने इल्म को सीने में दफन कर लेते हैं। उससे बड़ा कंजूस इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अपने नीबर्स की मदद करना, नीबर्स का मतलब प्यारे बच्चों, आपके घर के आसपास में जो लोग रह रहे हैं वो लीडर्स नहीं हैं। आपके क्लासरूम में आपके राइट, आपके लेफ्ट, आपके आगे, आपके पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो आपके नीबर्स हैं। आपके पास में जो स्किल है वो स्किल आपको अपने नीबर्स को भी सिखाना है, अपने क्लासमेट्स को भी सिखाना है। और जब बंदा डिस्कस करता है उसे परफेक्शन हासिल होता है। जब डिस्कस करता है परफेक्शन हासिल होता है। टीचर के पास में बला का इल्म क्यों होता है? सीखी हुई चीज़ को बार बार पढ़ाते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं, तो वो तय में जाते हैं। दे गो इनटू द प्रोफंडिटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड गेट अमेजिंग कमांड ऑफ इट। ज़बरदस्त कमांड हासिल होता है टीचर्स को। क्यों होता है? क्यों? वही चीज़ बार बार किए जा रहे हैं। जब आप इल्म बांटते हो तो वो वापस आप ही के पास आता है। इल्म बांटने से कभी इल्म आपका घटता नहीं और आपसे कोई आगे नहीं निकलता, याद रखना। इल्म बांटने से आपका इल्म और बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आपके पास सिर्फ 100 रुपये है, आपने सदका 10 रुपये निकाला, आपका मैथ्स टीचर कहता है कि 100 - 90 इज 10, 100 - 10 इज 90। जो हमने मैथ सीखा है वो मैथ हमें बताता है कि 10 रुपये आपके गए हैं तो बचे 90 रुपये। लेकिन कसम खुदा की, अल्लाह कहता है कि मैं 10 गुना ज़्यादा दूंगा तो आपके 190 रुपीज़ हो जाएंगे। आपके पास है 100 रुपीज़, आपने 10 रुपीज़ दिया, तो अल्लाह कह रहा है तू 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। 1 रुपया तुझे, मैं तुझे 10 रुपये दूंगा। ये तो समझाने के लिए कहा अल्लाह। और एक चीज़ आप सिखाओगे तो 10 गुना ज़्यादा इल्म आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ा देगा। कॉन्फिडेंस के जो लेयर्स होते हैं 10 टाइम्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ाएगा। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा, वो चाहते हैं कि मुझसे अच्छा दूसरे स्टूडेंट्स परफॉर्म ना करें। मैं मेरा स्किल दूसरों से शेयर नहीं करूँगा। नॉलेज शेयर करने से यकीन जाने आपके इल्म में इजाफा होगा, आपका इल्म कम नहीं होगा। तो नॉलेज को शेयर करना, इल्म शेयर करना, दूसरों को बताना चीज़ें, अपने क्लासमेट्स को सिखाना, ये 5वीं गलती है। ये 5 एरर्स अमूमन बच्चे करते हैं क्लासरूम में। अगर आप ये गलतियों से बच जाएं तो फिर कल आप लोग नासा के साइंटिस्ट बनेंगे इंशाअल्लाह, IAS IPS ऑफिसर्स बनेंगे, जजेस बनेंगे, टॉप के डॉक्टर्स बनेंगे इंशाअल्लाह, टॉप के आर्किटेक्ट्स बनेंगे। साफ दिल होना चाहिए। ये 5 चीज़ों पर गौर करें। पता नहीं क्यों मैं बच्चों के हाथ में बुक्स पेन देख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं आप लोग नोट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। इसलिए मैं दर्द से हर चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि 10% बच्चे भी आज ये 5 चीज़ें नोट कर ले कि हमने ये 5 एरर्स, ये 5 मिस्टेक्स नहीं करना है। इंशाअल्लाह कहें सब लोग कि कल से
आप लोग क्लासरूम में ये 5 मिस्टेक्स नहीं करेंगे। वैसे क्लासरूम में तो 3 ही होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस घर में करना होता है। फिर नॉलेज शेयर तो चलते फिरते उठते बैठते सारे बंदों को आपने सिखाना है। आपने सिखा दिया तो 100 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बराबर है। आप घर में 100 टाइम्स प्रैक्टिस करें, 4 अपने क्लासमेट को बिठाकर वो फॉर्मूला समझाए तो 100 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बराबर है। तो आप लिसनिंग कर रहे हैं, पहले तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉन्फिडेंस कैसा आता है। बहुत सारे बंदे मुझसे पूछते हैं कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो जो बंदा रोजाना टीचर को 100% फोकस्ड होकर देखता है, 100% फोकस होकर सुनता है, 100% फोकस्ड होकर अंडरस्टैंड करता है, 100% फोकस्ड होकर प्रैक्टिस करता है, 100% फोकस्ड होकर नॉलेज शेयर करता है, तो उसको एक इनाम मिलता है। वो इनाम का नाम है परफेक्शन। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ये परफेक्शन के साथ जब नौजवान अपने घर से बाहर कदम रखता है, एक सवारी रहती है। वो सवारी मर्सिडीज बेंज नहीं, वो सवारी BMW नहीं, वो सवारी जैगुआर नहीं, वो सवारी रोल्स रॉयस नहीं, वो सवारी का नाम है कॉन्फिडेंस। और वो सवारी में जो भी सवार होता है वो मंजिल तक आसानी से पहुंच जाता है। वो सवारी खरीदना है आपने। मर्सिडीज बेंज के ख्वाब देखना छोड़ दें, रोल्स रॉयस का ख्वाब देखना छोड़ दें, फॉर्च्यूनर के ख्वाब देखना छोड़ दें। एक सवारी दुनिया में वो भी है जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कब मिलता है? ये 5-6 चीजें करने से मिलता है। ऑब्जर्व करना है, लिसन करना है, अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस करना है, शेयर करना है, तो परफेक्शन आएगा। और उस परफेक्शन से जो भी बंदा घर से बाहर निकलता है, हमेशा 24 आवर्स एक सवारी खड़ी रहती है आपके घर के बाहर, उसका नाम कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस के ओनर्स बन जाएं आप लोग, दुनिया को फतेह कर सकते हैं इंशाअल्लाह। आज कॉन्फिडेंस की कमी है। 95% मार्क्स ले आकर बंदे डरते हैं HR से बात करने के लिए। 95% आए हैं इंटरेक्ट करने के लिए डरते हैं। हॉस्पिटल्स जाके डॉक्टर से बात करने डरते हैं। ऑफिसेस में जाकर मैनेजर से बात करने डरते हैं। डरना सिर्फ याद रखो अल्लाह से है। इंसानों को रेस्पेक्ट करना है, इंसानों से डरना नहीं है। इंसानों को ऑनर करना है, इंसानों से डरना नहीं है। डरना तो सिर्फ अल्लाह से है। ये कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, समझ जाएं। ये कॉन्फिडेंस के लिए मेहनत है, इसके लिए आप लोग इल्म हासिल करें। जो टेक्निक्स मैंने बताया आप लोग को, मुझे यकीन है आप सब लोग इसे जाकर आज रात में अकेले घर में बैठकर इसे रिवाइज करेंगे। जो जो भी चीज़ें मैंने बताई है, मुझे कोई वक्त बताए। मेरे पास घड़ी छड़ी 2 नहीं होती है प्यारे बच्चों, इसीलिए पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी देर पढ़ा रहा हूँ। वक्त बताए, कोई कह रहे हैं 6 बज रहे, तो अभी वक्त है मेरे पास। अच्छा जी, माशाल्लाह। चलो आवाज़ दो, और बात करूं कि बस यहीं रोकूं? हाँ जी, कॉन्फिडेंस पे मेरा एक लेक्चर था। मुझे यकीन है कि समझ में आ गया होगा कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस की कमी है सर मुझ में। तो कॉन्फिडेंस पाने के लिए क्या क्या करना होता है मैंने बताया आप लोग को। पहला क्या करना होता है? लुकिंग, ऑब्जर्व। उसमें एग्जाम्पल्स किसके दिए मैंने? ड्राइवर्स, अंपायर्स। ये चीज़ें याद रखें आप लोग, ये चीज़ें याद रखें। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, अमल भी करना है आपने। मुझे यकीन है कि आप अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। और आपने एक चीज़ अंग्रेजी में कभी सुना है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग। इम्पॉसिबल इज नथिंग। मैंने कई सारे कोट्स लिखे हैं इंग्लिश में। वो कोट में एक कोट मैं पढ़ना चाहता हूं कि आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग। मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं कुछ बना सकता हूं। आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग बिकॉज I have grown up learning one thing, that impossible is nothing.
इम्पॉसिबल कोई चीज़ है ही नहीं। जो हम इंसान चाहता है वो अचीव कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम नौजवान बच्चे और बच्चियाँ मेरे साथ वही जोश से एक दफ़ा ये पढ़ ले। हो सकता है कि आपके खून में हमेशा दौड़ते रही यह चीज़। बोले मेरे साथ जोर से कि आई कैन मेक समथिंग। नहीं सुनाई दिया मुझे। आवाज मेरे शहर हैदराबाद तक जाना चाहिए। चार मीनार के मीनार हिलना चाहिए, चार ऐसी आवाज गरजना चाहिए आपकी। भटकल के समंदर के लहरें हिलने चाहिए आपकी आवाज से। आवाज से बोले आप लोग, आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग बिकॉज I have grown up learning one thing, that is impossible is nothing. तो क्या आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं? Say yes. जजेस बन सकते हैं? Say yes. नासा में साइंटिस्ट बनकर जा सकते हैं? Say yes. आलिम और डॉक्टर बन सकते हैं? Yes. आलिम और मजिस्ट्रेट बन सकते हैं? यस। व्हाई? बिकॉज इम्पॉसिबल इज नथिंग। आप कर सकते हैं। एक मैं मिसाल देता हूं आपको। 2011 में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, वैसे 2008 से मुझे बड़ी मकबूलियत इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से मिली है। मैं हैदराबाद के सियासत के मैनेजिंग डायरेक्टर ज़हीरुद्दीन खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे दिल्ली ले जाकर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से मेरा सामना करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। और 2008 से वहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप मैंने करना शुरू किया 40 दिन का। और वहां से मुझे एक्सपोजर मिला। तो हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स में जा जाकर मैंने 40 दिन रहकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप किए। दुआ करें कि एक 40 दिन का वर्कशॉप भटकल के इस बेहतरीन इलाके में भी जल्द से जल्द हो जाए। 2011 में 300 बच्चे बच्चियां, 200 बच्चे, 100 बच्चियां बैठकर ट्रेनिंग ले रहे थे। 20 दिन गुजर गए थे। 21वें दिन शायद मैंने एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया उन स्टूडेंट्स को, those who didn't turn up the days, those who didn't come up the days to deliver their talks, जो स्टेज पे एक दफा भी 20 दिन में नहीं गए, उनको मैंने जबरदस्त मोटिवेशनल टॉक दिया। तो उसमें एक बच्ची ने हिम्मत की और बिल्कुल किनारे से आहिस्ता चलते हुए वो स्टेज पर आई। आकर बिल्कुल स्टेज के बीचों बीच खड़ी हुई और उसकी हाइट बिल्कुल छोटी थी, जिसको बौनी बोलते हैं, इंग्लिश में ड्वार्फ कहते हैं, बौना। बिल्कुल छोटी हाइट। उसकी हाइट को देखकर 299 स्टूडेंट्स हंस रहे थे। उस वक्त में अगर कोई नहीं हंस रहा था तो वो मुनव्वर जमा वाहिद उस ऑडिटोरियम में था और वो बच्ची थी। और 299 स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे। गजब का कॉन्फिडेंस उस बच्ची का। और वो बच्ची 30 सेकंड तक खामोश रही। मैं डरता रहा कहीं ये बच्ची इंसल्ट तो फील नहीं कर रही है। 30 सेकंड के बाद वो मुखातिब होकर 299 स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में कह रही है, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, यू ऑल आर माई क्लासमेट्स, यू कैन laugh at me, laugh, come on, laugh as much as you can, जितना हंसना चाहते हो उतना हंसिए, because you are my friends, you have absolute right to laugh at me. 20 days are over and 20 days are left. 20 days are over, 20 days are left. You can laugh at me for the next 20 days. I have no issue, laugh, but I do not want the rest of the world to laugh at me for the rest of my life. शायद आप लोग को इंग्लिश में ये समझ आया या नहीं आया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ।
बचे 20 दिन आप जितना हंसना चाहे हंसें मुझ पर, बट आई डू नॉट वॉन्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया जो है ना वो मुझे दुनिया भर हंसते ना रहे मुझ पर. आई डू नॉट वॉन्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू लाफ एट मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. ये 20 दिन आप चाहे हंसना, जितना हंसना चाहे हंस लें. 20 दिन के बाद मैं नहीं चाहती कि दुनिया का कोई एक बंदा भी मुझ पर हंसे. क्या कॉन्फिडेंस बच्ची का. और पहली दफा वो हिंदी मीडियम की लड़की इंग्लिश में स्पीच दी है. उसके बाद 20 दिन भी वो स्पीचेस देती रही. और जब यूनिवर्सिटीज के बच्चे बैठे हुए हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े बच्चे बैठे हुए हैं, स्पीकिंग कंपटीशन हुआ है, जजेस टॉप के यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर जजेस बैठे हुए हैं, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह साहब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, और राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर के.आर. रहमान साहब कर्नाटका के बैठे हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मजीद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, और स्पीकिंग कंपटीशन हुआ है. तो तमाम कॉन्वेंट, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चों को पीछे करके टॉप स्पीकर अवार्ड उसने लिया है. ये बहुत अदना सा उसके लाइफ का एक अकम्पलिशमेंट है. यहां कोई लड़का है या लड़की है जिसके 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं? हाथ उठाकर बताएं. 17 टाइम्स फ्रैक्चर हुए हैं. 17 टाइम्स फ्रैक्चर हुए उस लड़की के. 17 फ्रैक्चर्स, 7 सर्जरीज. हड्डियों की बीमारी थी उसको. कुछ बंदे होते हैं गिरते ही हड्डी टूट जाती है, इसलिए कहते हैं कि करोड़ों दफा शुक्राना पढ़ लें कम है, क्योंकि कुछ बच्चों में ऐसी बीमारी होती है चलते चलते गिरते हैं हड्डी टूट जाती है. हड्डी में जो गुद होता है पतला हो जाता है. उसको बीमारी थी उस लड़की को. राजस्थान के बिल्कुल छोटे से गांव की लड़की, हिंदी मीडियम की लड़की. उसके भाई बहन को भी वही बीमारी. वालिद तंग आ चुका, बेसहारा छोड़कर दिल्ली चला गया राजस्थान के छोटे गांव से. और कुछ दिन के बाद उस बच्ची की दादी ने अपने बच्चे को, जो दिल्ली में चला गया, दूसरी शादी कर लिया. उस बच्चे को फ़ोन करके माँ कहती है कि बेटा तूने बीवी बच्चों को बेसहारा छोड़कर चला गया, कम से कम एक बच्ची पढ़ना चाहती है, उसको बुला. तो वो माँ होती है, माँ की बात उसने सुन लिया और वो लड़की को दिल्ली बुलाया और वो दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने लगा. तो उसके साथ में एक सौतेली बहन थी, हम उम्र बहन, दोनों स्कूल जाया करते थे. तो ये जो राजस्थान की बच्ची आती थी, रोज़ स्कूल जाती थी गवर्नमेंट स्कूल, वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होती थे. तो सौतेली माँ को बड़ी जलन हुई है, वो देखा नहीं जा रहा था उसकी कामयाबी. उसने 7 बजे लाइट्स ऑफ करना शुरू कर दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी की बिल बहुत आ रही है, ये बिल कौन बांधेंगे. वो चाह रही थी कि ये बच्ची ना पढ़े, लेकिन बच्चियों को जब दबाया जाता है 1000 टाइम्स और मेहनत करके रिजल्ट दिखाते हैं. वो सुबह सूरज से पहले 4 बजे जागती थी और 4 बजे पढ़ना शुरू कर दिया उसने. अब जब पढ़ना शुरू किया तो उस पर और टॉर्चर. तो उसके पास 2 ऑप्शन बचे. एक, बहुत टॉर्चर हो रहा है, वो सोची या तो मैं घर वापस चले जाऊं राजस्थान, या फिर ये टॉर्चर सहते हुए पढ़ाई आगे करूं. अल्लाह कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन ना आए, लेकिन आप उसकी जगह होते, आवाज़ में बताओ मुझे आप क्या करते? वापस गांव जाते या वो टॉर्चर सहकर आप पढ़ाई आगे कदम बढ़ाते? जवाब दें प्लीज़. नौजवान बच्चों, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? वापस अपनी माँ के पास चले जाते राजस्थान, छोटा गांव, या वहीं जुल्म या तकलीफ़ें सहते हुए पढ़ाई आप करते हैं? आंसर मी प्लीज़. ऑप्शन ए, आप वापस अपने वतन चले जाते. ऑप्शन बी, जुल्म सहते, टॉर्चर सहते, लेकिन पढ़ाई पूरी करते. बताओ ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? उसने ना ऑप्शन ए चुना ना ऑप्शन बी चुना, उसने दोनों घर छोड़ दिए.
यमुना विहार के स्लम में जाकर, अकेली स्लम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए 20 रुपए कमाते हुए वो अपने स्कूल 10th ग्रेड उसने कामयाबी हासिल की है। और रोटी 3 दिन के एक ही दिन में बना लेती, क्योंकि वक्त ज़ाय होता उसको, अपनी भी पढ़ाई पढ़ना, ट्यूशन भी पढ़ाना बच्चों को, तो 3 दिन के रोटी एक साथ बना लेती और सालन नहीं, पानी में डुबो के खाती। उसके बाद उसने 11th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मेरा वर्कशॉप लेने आया। किसी ने कहा कि ये वर्कशॉप चलाते हैं, तो वहाँ बेस्ट स्पीकर अवार्ड लिया। फिर उसके बाद हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिया के हैंडीकैप्स के रिप्रेजेंट करते हुए कोरिया 3 दफ़ा गई। फिर उसके बाद जापान में लीडरशिप ट्रेनिंग लेने 1 साल गई और भारत सरकार ने उसको मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन अवार्ड से नवाजा। और 2016 में वो अल्लाह की बंदी यूपीएससी एग्जाम लिखी तो यूपीएससी भी क्लियर किया उसने, और उसका नाम है उम्मुल खैर। आज बहुत बड़ी ऑफिसर है। बताओ इतनी तकलीफ किसी को हो रही है यहाँ पर भटकल में? भटकल में तो आधे पेरेंट्स बाहर है, बड़े मस्त है, लेकिन कितनी मेहनत करके अपने वतन को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर कितनी मेहनत करके पैसा बना रहे हैं, और यहाँ आपके पास में कोई विजन नहीं है। और वो बच्ची कैसे जुल्म से सहते हुए, कितने मुश्किलात से स्लम में रहते हुए रोटी बनाती है, 3 दिन का आज ही स्टॉक कर रही है ताकि उसका वक्त ज़ाय ना हो। ये अज़ाइम अगर नौजवान बच्चों में आ जाएं तो नताइज क्या होंगे? वो यूपीएससी क्लियर करेंगे, वरना हमारा रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी में कहाँ है? हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं यूपीएससी में, जा ही नहीं रहे हैं हम लोग। इसके लिए दीवानगी की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, अज़्म की ज़रूरत है। इसलिए मैंने आते ही कुछ कलिमात पढ़े थे कि तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, और दुनिया समझ रही थी कि मेरी कश्ती भंवर में है। दुनिया बोल रही है कि ये कश्ती प्रॉब्लम में है, और कश्ती पे जो सवार है वो कह रहा है कि ये जो भंवर, ये लहरें हैं, ये मेरी तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ किसका करते हैं? जिसका रिस्पेक्ट होता है। तो ये अज़ाइम होना चाहिए, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए आप लोगों में। और जब डिटर्मिनेशन, अज़ाइम आप में होते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। और असल मुद्दे पर मैं आ रहा हूं बात करने आप लोग से। आज 50% ऐसे बच्चे हैं जो अपने 10th, 11th, 12th में 80, 90, 95% ले आए हैं, लेकिन कोरोना ने आकर उनके ज़िंदगियों को इतना बर्बाद कर दिया है। जैसा फ़ोन उनके हाथ में आया, मैंने ऐसे स्टूडियस बच्चों को देखा है। एक बंदा अलीगढ़ में पढ़ रहा है बच्चा, और वो नीट का एग्ज़ाम लिखने की तैयारी कर रहा है, और वो 95% उसको बचपन से लेकर 12 तक उसको 95% ही आते गए। तो जो कोरोना हुआ था हॉस्टल में अलीगढ़ के, कोई नहीं थे, बस वो अकेला था। तो उसने 1 महीना अकेले गुजारा है, इतना डिप्रेशन में चला गया। उसके पास में अनफॉर्चुनेटली फ़ोन नहीं था, तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था, नहीं ले पाया। उसका इतना ज़बरदस्त इरादा था कि मुझे नीट क्लियर करना है, तो वो नीट क्लियर नहीं कर पाया। तो उसने कई सुसाइड अटेम्प्ट्स करने की कोशिश की है, और उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है। वालिदैन आकर रो रहे हैं कि मेरा कैसा हीरा ख़राब हो गया है। डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। और ये तो खैर पढ़ाई मैंने कर नहीं पाया, गोल अचीव, इसलिए डिप्रेशन में गया। लेकिन 70% बच्चे इल्म, टैलेंट रखकर, गज़ब का टैलेंट है बंदों के पास में, लेकिन फ़ोन एडिक्शन ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, ये सिर्फ आपको तबाह नहीं कर रही है। नौजवान बच्चों, मेरी इन बातों को सुन लो, आप लोग अच्छे से सुन लो। अगर आप फ़ोन एडिक्टेड हैं
ये वो बीमारी है, कोरोना आकर सिर्फ इंसान को मारी है, एक फर्द को मारी है, लेकिन ये जो एडिक्शन की बीमारी है ना, ये नस्लों को मारने वाली है, निकम्मा बना देती है एक इंडिविजुअल को। अब वो निकम्मा शादी करेगा तो बच्चे भी निकम्मा ही पैदा होंगे, ये नस्लें तबाह कर देगी। कैंसर जो बीमारी होती है वो एक फर्द को मारती है, हार्ट अटैक आता है तो एक ही इंसान को मारता है, लेकिन ये जो बीमारी है फोन एडिक्शन, ये सिर्फ एक बच्चे को नहीं मार रहा, उसके साथ उसकी नस्लें तबाह हो जाएगी। क्यों? काबिल बाप नहीं बनेगा, काबिल हस्बैंड नहीं बनेगा। शादी तो कर लोगे आप, बच्चे तो पैदा कर लोगे, लेकिन बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो आप, अच्छी जगहों पर नहीं घुमा सकते हो आप, उसके ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकते हो आप। आज के बच्चों के बहुत ड्रीम्स हैं, बहुत ख्वाहिशात है कि वहाँ जाएं, यहाँ जाएं, तो फिर जब आप बच्चे पैदा करोगे 10,000 और ज़्यादा ख्वाहिशात रहेंगे वो लोग के। कैसे करोगे फुलफिल वो लोग के ड्रीम्स? आपको बहुत मेहनत करनी है। ये फ़ोन वो चीज़ है जो आपको निकम्मा बना देने वाली है। जितना फ़ोन से दूर रहोगे आप, उतनी एफिशिएंसी आपके एकेडमिक्स में आने वाली है। मैं पहले दिन स्टूडेंट्स को एड्रेस करता हूँ, 30 दिन सुबह 9 से 9 बजे तक पढ़ाता हूँ, और पहले दिन कहता हूँ कि प्यारे बच्चों, आपके कितने जेब है बताएं, तो बच्चे गिन लेते हैं। जेब को भी गिनने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे जेब में 2 हाथ डालते हैं, 2, पीछे 1, 3, शर्ट में 1, 4, फिर बताते हैं 4 जेब। मैं कहता हूं कि जो आपने 4 गिनती की वो 4 जेब मेरे पास भी है, उसके अलावा देखो सूट पहना हूं 2 और जेब है, फिर अंदर और 2 जेब है, तो मेरे कितने जेब हुए? 8। इन 8 जेबों में हाथ डालें, टटोलें, आपको एक भी फ़ोन नहीं मिलेगा। ये पूरे 30 दिन तक आपको नहीं मिलेगा। आप कभी मुनव्वर जमा के हाथ में फ़ोन नहीं पाओगे। ये मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं जो इंडिया के कोने कोने से 1 महीने के लिए पढ़ाई करने के लिए आते हैं, 1 महीने के लिए पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और 1 महीना रहते हैं तो 1 ही घंटा फ़ोन देता हूं, 1 ही घंटा फ़ोन देता हूं, शाम में असर और मगरिब के दरमियान। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन केरला से, $2.5 बिलियन टर्नओवर है कंपनी का, वो बंदा बिना बताए मेरे वर्कशॉप में आ गया, तो मुझे डर लगा कि भाई ये कहीं पुलिस का एजेंट तो नहीं है। फिर बाद में बताया मैं डायरेक्टर हूँ ये कंपनी का, ये टर्नओवर है $2.5 बिलियन। अगर मैं बच्चों से पूछूं कि बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, या फिर फ़ोन ऑफ फ्रेंड जैसा बोलते हैं, मैथ टीचर को कॉल करना पड़ेगा। इंजीनियर बनने का ख्वाब रखते हो? सवाल है मेरा, बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? यहाँ भटकल के बिजनेसमैन को पूछूं, ऐसे जवाब देंगे, क्योंकि बिजनेस में है वो। बच्चों को पता ही नहीं कि 1 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। ऐसे $2.5 बिलियन फिर इंटू 78 कर लें आप। वो बंदा आया और अपने 2 फ़ोन हैंड ओवर किया मुझे ऐसे। आप बताओ कि वैसे बिजनेस कितने फ़ोन्स आते होंगे? मैंने पूछा कि आप यहाँ 30 दिन रहोगे, लॉस नहीं होगा? उसने कहा मैंने सिस्टम बनाया है सर, मैं काम करता था अब मैं नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम काम कर रहा है। ये अंग्रेज़ लोगों ने बिजनेस में सिस्टम बनाया, अब सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, आपकी टीम काम करती है। सिस्टम होना चाहिए लाइफ में, तो फिर कामयाबी मिलती है। तो ये मैं जो पहले बच्चों को बताता हूं कि 30 दिन कभी आप मुनव्वर जमा के हाथ में फ़ोन नहीं देखोगे, तो बच्चों को यकीन होता है कि भाई मेरे टीचर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इतने कॉल्स आते हैं इन्हें। तो पहले 3 दिन तो बड़े अजाब सा लगता है उनको, फिर 30 दिन के बाद बोलते हैं कि सर ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजरी है बिना फ़ोन, रात में बहुत अच्छी नींद लगती है। वरना फ़ोन ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, इंसान को 6 घंटे मिनिमम 8 घंटे सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? अगर आप सो गए और आपको टॉयलेट जाना है अचानक, और टॉयलेट गए, टॉयलेट से आते हुए आपने सिर्फ इरादा किया कि एक मैसेज देख लेता हूं, वो मैसेज ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करते हैं।
और जैसा आपने मैसेज सिर्फ 3 सेकंड के लिए देखा ना, नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए आपके ब्रेन सेल्स इतने एक्टिव होते हैं आप सो नहीं सकते। आपने सिर्फ इतनी नीयत की, हालांकि नींद में थे आप, टॉयलेट के लिए जागे हैं आप, लेकिन आपने सिर्फ सोचा कि मैं मैसेज पढ़ूंगा। आपने जैसे सोचा, ब्रेन सेल्स इतने एक्टिवेट हो जाते हैं कि 30 मिनट तक आप सो नहीं सकते फिर। अब जो इंसान कंटिन्यूस व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, उंगलियों से ऐसे ऐसे देखे जा रहा है, अब बताओ कितना निकम्मा होते जा रहा है वो। कितनी गलत चीज़ें देखने की आदत हो गई है इंसान को, कितनी फालतू चीज़ें देखने की आदत हो गई है। अब जो इंसान रोज़ाना फालतू चीज़ें हज़ारों बार उसकी आंख देख रही है, उसका जहन समझ रहा है, तो उसकी सोच भी फालतू हो जाएगी। आप अच्छी चीज़ देखोगे, अच्छी बात सुनोगे, तो आप में अच्छाई आएगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप बुरे चीज़ें देखते रहिएगा, आप में बुराई आ जाएगी। आपको लगता है मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ, लेकिन देखने से ही ये बुराई आप में उतर जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है कि कितने इनकॉन्फिडेंट हो गए, इनएफिशिएंट हो गए आप। ये इनएफिशिएंट हमें नहीं होना है, एफिशिएंसी डेवलप करना है। मैंने मिसाल दी आप लोग को कि लड़की ठान ली तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। और एक मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल इसलिए देता हूँ ताकि 5 बच्चियाँ 5 बच्चे भी अगर ठान लें तो हो सकता है कि आप कल के उम्मुल खैर बन जाएं, IAS ऑफिसर्स बन जाएं, जजेस बन जाएं। वही इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मैं 2019 में लेक्चर दे रहा था, तो 3 दिन के बाद एक खातून मेरे पास आई, दौड़ते दौड़ते क्लास के बाद, कह रही सर मैं 2 साल से आपके वर्कशॉप का इंतज़ार कर रही थी। 2017 में आना चाह रही थी, आप नहीं आए। 2018 में आना चाह रहे थे, आप नहीं आए। मैं तहज्जुद की नमाज़ों में दुआ करती थी कि दिल्ली आ जाए। रमज़ान की वजह से मैंने 2 साल नहीं पढ़ा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। तो 2019 में जब हुई तो उसने शुक्रिया अदा किया कि सर आप जो यहाँ आए हो, मेरी तहज्जुद की नमाज़ें खींच लाई है आपको। मैंने इतनी दुआ की है कि सर का वर्कशॉप हो जाए दिल्ली में करके। और उसने कहा कि सर कॉन्वोकेशन आपका कब है बताएं। मैंने कहा कि कॉन्वोकेशन 19 जुलाई को है। तो उसने कहा कि सर 13 जुलाई को मैं प्रेग्नेंट हूँ, 9वां महीना चल रहा है, 9th मंथ चल रहा है, 13 तारीख को डिलीवरी है। मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि मेरी डिलीवरी 20 तारीख को हो। कोई माँ है जो अपने लाल जिगर को नहीं देखना चाहे? सवाल ही नहीं है। दुनिया की हर माँ चाहती है कि मेरा लाल, मेरी जान जल्दी बाहर आए, उसे देख लूँ मैं। तड़पती है माँ। और वो इल्म की भूखी बेचारी आलिमा है, और वो कह रही है कि मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि मेरी डिलीवरी देर से हो और 1 हफ्ता बाद हो। और वो रोज़ाना स्टेज पे परफॉर्म करती थी। और एक दिन मैंने बुलाया, लास्ट रो में बैठी हुई थी, वुड यू प्लीज़ कम हियर अप द स्टेज एंड गिव ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑन टेंसेस। तो वहीं खड़े होकर कोने में उसने आवाज़ दी, सर आई कैन नॉट कम अप द स्टेज, आई हैव पेन, दर्द है मेरे पेट में, मैं नहीं आ सकती, बट आई कैन परफॉर्म स्टैंडिंग ओवर हियर, मैं यहीं से परफॉर्म कर सकती हूँ। तो मैंने माइक भेजा वहाँ पर, वहाँ खड़े होकर उसने इंग्लिश टेंसेस पर ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन दिया। क्लास ख़त्म हुई, कुछ घंटों के बाद कॉल आया उस खातून के खाविंद का, वो भी आलिम दीन। कॉल आया और कह रहे कि सर क्लास से जब हम बाहर घर जा रहे थे पेन हुआ तो हॉस्पिटल लेकर गए, वहीं डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के दिन भी वो क्लास अटेंड की है। आज हम कितने बहाने बनाते हैं, औरतें डिलीवरी के लिए होते हैं तो एक महीने से ही पेट पकड़ लेते हैं, बहाने बनाने लगते हैं। और वो 9 मंथ में पूरे क्लासेस अटेंड की है उसने। हाँ ये ज़रूर है कि वो 7 दिन जो डॉक्टर ने कहा 13 तारीख, तो 13 तारीख को डिलीवरी हो गई। तो वो कॉन्वोकेशन में 19 तारीख को अपने छोटे बच्चे को लेकर या बच्ची को लेकर वो आई अटेंड करने। मैं बातें ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब पर ये वीडियो भी है और उसका भी बयान है, आप सुन सकते हैं। और वो अपने हस्बैंड से शिकायत कर रही है, दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में थी
और हस्बैंड आए कुछ सामान लेकर, तो वो बोली कि ये वक्त आपको क्लास में होना चाहिए था, आप यहाँ क्यों आए? मेरी फिक्र ना करें, आप जाएं, इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लें ताकि मैं बाद में पढ़ सकूं। ये फिक्र होती है, ये फिक्र एक बीवी में है। आप तो स्टूडेंट्स हैं, उससे 1000 गुना ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। आज सर दर्द है, हम पढ़ाई करना छोड़ते हैं, सर्दी है पढ़ाई करना छोड़ते हैं, ज़ुकाम पढ़ाई करना छोड़ते हैं। आप इमेजिन करो, जाकर अपनी माँ से पूछो जब डिलीवरी होती है तो दर्द कितना होता है। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का जो बॉल होता है, ये जो कोनी को मार लगता है, झंझनाहट होती है, हाथ ऐसे झटकते रहोगे, हिला नहीं सकते हाथ, इतना इंटेंस पेन होता है। और जिस्म में 200 से ज़ायद हड्डियां होती हैं, एक साथ 200 हड्डियां टूट जाएं तो जो दर्द होता है, वो दर्द सहकर भटकल की माओं ने इतने सारे बच्चियों को पैदा किया है, वो दर्द को माओं ने सहा है। सलाम उन औरतों को जो दर्द सहकर आपको पैदा किया है, लेकिन आप रिटर्न में क्या देने वाले हैं उनको? उनके ख्वाबों को चुकना चूर करते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्लासरूम में जाकर कुर्सी पर बैठते हो तो आप अकेले नहीं बैठते हो, उस कुर्सी पे आपके वालिदैन के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हुए हैं, उनके ड्रीम्स भी बैठे हुए हैं। आपकी कुर्सी पर आप अकेले कभी नहीं बैठे। 10 साल आप स्कूल गए हैं, 10 साल आप चेयर पर बैठे हैं, तो 10 साल आपके वालिदैन के ख्वाब भी बैठे हैं, वालिदैन का पसीना भी बैठा है, वालिदैन के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हैं। और वालिदैन एक बार एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हर दिन एक्सपेक्ट करते हैं। रोज सुबह माँ कुछ बनाती है, एवरीडे बनाती है और खाना खिलाती है, इसलिए खिलाती है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, इल्म हासिल करें, काबिल बने। 10 साल के बाद निकम्मा निकलता है। आपने 10 साल लगातार धोखा दिया है अपने माँ को। एक दफा एक कोई दोस्त धोखा देता है, गद्दार कह के आप दोस्ती से दूर हो जाते हो, उसको बागी कहते हो, उसको गद्दार कहते हो, उसको दोस्त के लिस्ट में से निकाल देते हो, बैकआउट करते हो। आपने कितनी दफा माँ के ड्रीम्स को चुकना चूर किया, तो कितनी दफा आपने धोखा दिया माँ को, कितनी दफा वालिद को धोखा दिया आपने। क्या आपने आपके वालिदैन ने कभी आपको रोटी से महरूम किया? आप जरी लड़ाई होती है तो दोस्तों को महरूम कर देते हो, दोस्तों को दूर करते हो, महीनों महीनों दोस्तों से बात नहीं करते हो। आप कई दफा फेल हो गए, बाप ने गाली दी, माँ ने लाइट बंद करके अंधेरे में आपको हाथ से माँ ने खिलाया। बाप ने कहा कि इसको 2 दिन खाना मत दो, लेकिन माँ का कलेजा एक वक्त भी नहीं रुक सकता, वो बेटे को खाना देती है। रोज माँ बाप ऐसी पार्टनरशिप, दोनों मिल गए आपके लिए। वो दोनों की जो पार्टनरशिप है, शादी से पहले वालिदैन के बड़े ख्वाब थे, जो ख्वाब आप देख रहे हो आज, जितने रंगीले ख्वाब आप देख रहे हैं, आपके वालिदैन के भी बड़े ऐसे ही रंगीले ख्वाब थे। लेकिन शादी के बाद आप क्या पैदा हो गए, सारे ख्वाब को भुला बैठे। उनकी जिंदगी आप है, उनका विजन आप है, उनके विराट कोहली आप है, उनके शाहरुख खान आप है, उनके रोल मॉडल आप है। आज आपके रोल मॉडल्स पता नहीं कौन कौन होंगे, लेकिन उनके हीरो, उनके इंस्पिरेशन सब आप है। बस आपसे ही तवक्कुआत है कि मेरा लाल कुछ बड़ा कर बैठे, मेरा लाल कुछ बहुत बड़ा अचीव कर ले अपनी लाइफ में। और वो एक दफ़ा ख्वाब नहीं देख रहे हैं, हर दिन ख्वाब देखती है माँ, हर दिन बाप ख्वाब देखता है। आज 10 घंटे बाप जाकर धूप में काम कर रहा है, 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, रोजाना 40 किलोमीटर गाड़ी पे 2 व्हीलर पर जा रहा है। ऑटो ड्राइवर इतनी पोल्यूशन को फेस करते हुए ऑटो चला रहा है, ट्रक चला रहा है, सब्जी बेच रहा है। किसके लिए बेच रहा है? विराट कोहली के लिए बेच रहा है, शाहरुख खान के लिए बेच रहा है, बच्चों के लिए बेच रहा है, ताकि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं। स्कूल में बर्थडे आता है, एक कोई बंदा अगर हैप्पी बर्थडे बोल दे, आपको गिफ्ट दे दे, फिर आप नेक्स्ट ईयर तक याद रखेंगे। आप, मुझे मेरे बर्थडे पर इसने मुझे गिफ्ट दिया था, मुझे हैप्पी बर्थडे कहा था। एक विश पर, और आप इंतजार करते हैं कि उसका बर्थडे कब आएगा ताकि मैं उसको हैप्पी बर्थडे बोलूं, मैं भी उसको गिफ्ट दूं। तो आपके वालिद ने न जाने कितने गिफ्ट दिए हैं। क्या कभी आपने वालिद को थैंक यू कहा, दिल से थैंक यू कहा, एक लेटर लिखा, एक ग्रीटिंग कार्ड दिया अपने अम्मी को? अम्मी आप रोजाना खाना बनाती है, थैंक यू सो वेरी मच, बाय ए ग्रीटिंग कार्ड। इफ यू डू नॉट हैव मनी, राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। आप जो सजाते हो ना क्लासरूम्स में, एनुअल डेज होते हैं,
एग्जीबिशंस होते हैं तो क्लासरूम में बड़े कलर से सजाते हैं, आप वैसा ही पेपर पे सजाइए, थैंक यू लिखिए। माँ मैंने 4 सीजन्स देखे हैं अम्मी जान, मैंने समर सीजन देखा, विंटर सीजन देखा, स्प्रिंग सीजन देखा, चारों सीजन्स मैंने देख लिए। हम लोग कभी आपको रुकते हुए नहीं देखा, सीजन्स के बदलते हुए ज़रूर देखा, लेकिन आपके जज्बात कभी नहीं बदले। सर्दी में भी आपने उठा खाना बनाया, गर्मी में भी आपने उठा खाना बनाया। आप कोई सीज़न नहीं, 12 महीने आपने हमें खाना ही खिला रहा है, खाना खिला रहा है। एक होटल में जो वेटर खाना खिलाता है वैसे 365 दिन माँ खाना खिलाती है, और वेटर का तो हम लोग टिप देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, लेकिन माँ को कभी आपने थैंक यू बोला है? अगर नहीं बोला है तो आज बोलिए, एक लेटर लिखिए। इश्क होता है तो बड़ी खुजली होती है लव लेटर लिखने की, एक लव लेटर आप अपनी माँ को भी लिखिए, कभी एक लव लेटर अपने वालिद को भी कभी लिखें। देखिए कैसे सीना फूल जाता है उस बाप का कि मेरा नौजवान बच्चा मुझे एक लेटर लिखा है, कलाम करता है मुझसे, शुक्रिया अदा करता है मुझसे, और मेहनत करेगा बाप, और दुआ करेगा। दुआ करने की भी ज़रूरत नहीं है वालिदैन को, लेटर पढ़कर जो आंख में आंसू आकर रुक भी जाते हैं ना, वो आंसू जाकर अर्श को हिला देते हैं, और वहाँ से फैसले आते हैं, और वहाँ से जब फैसले आते हैं पूरी दुनिया की ताकत आपको कामयाबी होने से रोक नहीं सकते। वालिदैन की दुआएं अगर आपने ले ली है तो पूरी दुनिया इकट्ठा हो जाए, आपको हराने के लिए हरा नहीं सकते। वालिदैन की दुआओं में वो ताकत होती है। जिसने वालिदैन की दुआ ले ली वो यहाँ भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, ये मुनव्वर ज़मान नहीं कह रहा है, तेरा वालिद राज़ी तो मैं राज़ी, तेरी माँ राज़ी तो मैं राज़ी, तेरे वालिदैन राज़ी तो मैं राज़ी। इसका दूसरा पार्ट क्या है? वालिद नाराज़ मैं नाराज़, अल्लाह कह रहा है, तेरी माँ नाराज़ तो मैं नाराज़। आज बताओ कितने वालिदैन अपने बच्चों से नाराज़ है? मुझे न जाने कितने कॉल्स आते हैं। एक दौर था जब आप पैदा हुए थे, खुशी का ठिकाना नहीं था, घूम रहे थे यहाँ से वहाँ मिठाई की दुकानों में, गरीबों में बांट रहे थे, घर में दावतें चल रही थी कि लाल पैदा हुआ, रहमत आई, बेटी आ गई। लेकिन 14 साल के बाद में, 14 ईयर्स के बाद में, वही बच्चे जो खुशियाँ दिए थे आज वो खून के आंसू रुला रहे हैं। ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं। ये फ़ोन की वजह से जो ऐसे गुनाहों में मुलविस हुआ है। एक दौर था गुनाह करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचना पड़ता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था, छुप छुप कर अंधेरों में जाकर करना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया कि गुनाह करना इस दुनिया में सबसे आसान काम अगर कोई है तो वो गुनाह करना हो गया। पहले गुनाह करने से डर लगता था और छुप छुप के लोग गुनाह करते थे। मैं एक नौजवान लड़के को बुलाकर पूछा कि क्या बनना चाहते हो? उसने कहा कि IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा कि उस मुताबिक एक सवाल पूछूं आपसे? उसने कहा कि यस सर पूछें आप। मैंने कहा कि एक जंगल में आप हो और तन्हा हो, कमरे में हो, अकेले हो, तूफ़ानी रात है, बड़ी ख़तरनाक बारिश हो रही है, अचानक दरवाज़ा खुलता है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नेकेड, कोई कपड़े नहीं है, वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आपकी तरफ आएगी तो आप क्या करोगे? सारे स्टूडेंट्स के सामने उसने कहा कि मैं मेरा चेहरा फेर लूँगा ऐसे। तो बराबर और एक स्टूडेंट था, उससे पूछा तुम क्या करोगे? मेरा जैकेट उतार कर दे दूंगा। मैंने कहा यह सवाल एक IAS ऑफिसर को पूछा था, तो IAS ऑफिसर ने कहा उस बच्ची को मैं लपेट लूँगा। फिर बताया कि मैंने तसव्वुर किया कि वो 2 साल की लड़की है, तुमने जवान 19 साल का तसव्वुर ला लिया कि खूबसूरत लड़की है, मैं मुँह ऐसे फेर लूँगा, जैकेट पहनाऊँगा। नीयत में खोट है तेरे, गलत सोचता है। तो ऐसे सवालात पूछकर आपकी नीयतों को भी चेक करते हैं वो।
जवान बच्ची, खूबसूरत बच्ची जंगल में अकेले कमरे में आती है तो एज क्या होता है आपके दिमाग में? 19 साल, 17 साल, 20 साल। बच्ची 2 साल की भी तो हो सकती है। आपका ख्याल वहाँ क्यों नहीं गया? आपका ख्याल 19 साल की बच्ची पर क्यों गया? ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आईएएस में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ये लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ बच्चे और बच्चियों से एक सवाल पूछता हूँ और एक आईएएस का ही सवाल पूछता हूँ। कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है? मैं सीधे उठाकर स्टेज पर नहीं पूछूंगा, डरिएगा मत, सिर्फ हाथ ऐसे रखें, सारे बच्चे बच्चियां हाथ उठाएं। कोई आईएएस बनने का ख्वाब देखता है? हाथ ऊपर करें। कोई आईएएस बनना चाहता है? झूठे मुंह से हाँ बोले, जोर से बोले, कोई आईएएस बनना चाहता है? चलिए आवाज मैं सुनना चाहता हूं कि आवाज लड़कियों की तरफ से ज्यादा गूंजेगी या लड़कों की तरफ से। कोई भटकल के रीजन से आईएएस बनना चाहता है? एक सवाल, 2 कमरे जंगल में हैं और 2 कमरों में 2 पेशेंट्स हैं और घना जंगल, कोई इंसान का तस्वुर भी नहीं उस जंगल में। 2 कमरे, अच्छा बारिश हो रही है तो थोड़ा आप लोग सामने आ जाएं ताकि जो भी बंदे छतरी में मुझे सुन रहे हैं, चले आपके जज्बात को सलाम। बारिश भी हो रही है और छतरी में खड़े होकर के वहां मुझे सुन रहे हैं, माशाल्लाह। वो जो बारिश में छतरियों में खड़े होकर मुझे सुन रहे हैं वो इकरा के एम्बेसडर्स हैं। वो कुरान की जो आयत इकरा है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंशाअल्लाह। आपके जज्बात को मैं सलाम करता हूं। फिर भी मैं अपील करता हूं कि आप लोग ऐसी तरफ आ जाएं जहां बारिश नहीं हो रही हो, यानी शामियाने में आने की कोशिश करें। मैं आपसे कह रहा था कि 2 कमरे हैं, घना जंगल है, इंसान का कोई तस्वुर नहीं, लेकिन 2 कमरों में 2 पेशेंट्स हैं। एक कमरे में एक बंदा ट्यूबरक्लोसिस से मुतासिर है, टीबी बीमारी है, हड्डियों का ढांचा है, हड्डी पे गोश्त नहीं है उसके, बमुश्किल 30-35 किलो का है। और एक कमरे में हट्टा कट्टा 150 किलो का बंदा है, उसके ऐसे मोटे, लेप्रेसी बीमारी पता होता है आपको, उसमें इतने फोड़े और फोड़ों में से पीप के गंदे कलर, गंदी बो, और उसमें कीड़े पतिंगे मक्खी सब बैठे हुए। और आप जंगल में चलते हुए आ रहे हैं और पीछे से आपको शेर दौड़ते हुए नजर आया और आपने तेज दौड़कर एक कमरे में घुसना है और दरवाज़ा लगा लेना है। अब पता नहीं वो शेर 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, आपको 2-3 दिन उसी कमरे में रहना है। तो आप कौन से कमरे में कैद हो जाओगे? वो कमरा जिसमें ढांचा है और या वो कमरा जिसमें फोड़ों से, पीप, गंदगी से लुत्पुत और कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं, मक्खियां, आप किस में जाकर बैठोगे? जवाब दें सब लोग। ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी लेप्रेसी। आईएएस में पूछा गया था, मैंने कई दफ़ा स्टूडेंट से पूछा, बच्चियों से पूछा, मैं वो लेप्रेसी में नहीं जा सकती, गंदी बो, पीप, खून और ऐसा मोटा। फिर मैंने बताया कि वो आईएएस ऑफिसर जिसको ये सवाल पूछा गया था, उसने कहा कि मैं वो कमरे में जाना पसंद करूँगा जिसको लेप्रेसी हुई है, जो पीप में नहाया हुआ है। मैं वो टीबी के कमरे में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि टीबी वो बीमारी है जो स्प्रेड होती है, दूसरों को होती है, और ये दूसरों को स्प्रेड नहीं होती है,
तो ये नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। आईएएस में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं आपके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। आज हमें बहुत संभलना है लाइफ में, वालिदैन के ख्वाबों को पूरे करने हैं, इदारे बनाने हैं। माशाल्लाह आज मैं यहाँ इदारे देखा जाकर, अली पब्लिक स्कूल, शम्स स्कूल और अंजुमन के और कई सारे इदारे मेरे विज़िट हुए हैं। बेहद मुझे खुशी हुई है माशाल्लाह, बहुत अच्छे इदारे बन रहे हैं। और 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले हिंदुस्तान में ताजमहल बन रहा था। पूरी दुनिया बल्कि हिंदुस्तान में सब लोग आज भी नाज करते हैं और दुनिया भी नाज करती है, और बनी ऐसी कुछ चीज़ जो नाज करे जाए। लेकिन उसी वक्त में जब ताजमहल बन रहा था तो यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये 400 साल में या जितना ड्यूरेशन उसका हुआ है, इतने अरसे में उसने हज़ारों इंजीनियर्स, हज़ारों डॉक्टर्स, कई प्राइम मिनिस्टर्स, कई प्रेसिडेंट्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, कई जजेस दिए हैं। आज हमें इदारों की ज़रूरत है, हमें यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। हमारा पैसा इदारों में लगना चाहिए, हमारा पैसा शादियों में नहीं लगना चाहिए। शादियों में आज करोड़ों रुपए लग जाते हैं। मैंने सुना एक शहर में 15 करोड़ या 18 करोड़ की शादी हुई है, 6 महीने के बाद डिवोर्स हुआ है, तो 18 करोड़ ज़ाय हुए। 18 करोड़ अगर इन्वेस्ट में कितने बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है? क्या पता उनमें से कौन डॉक्टर एपीजे कलाम बन के साइंटिस्ट बने और नासा में काम करें। हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिरेबान पकड़कर रोज़े क़यामत में पूछेगा कि तूने दौलत कहाँ खर्ची है। कमाना कामयाबी नहीं है, कहाँ हम स्पेंड कर रहे हैं पैसे। आज वो दौर है जो पैसा हम लोग ज़ाय किए जा रहे हैं। हमें पैसा इन्वेस्ट करना है एजुकेशन पर। हम लोग बहुत पिकनिक में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं। एक दफ़ा मैं बेलगाम में वर्कशॉप कर रहा था, एक लड़का आया, उसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी, बड़े कॉन्फिडेंस से मुझसे मुखातिब हुआ, पूछ रहा था कि आई एम डन विथ माई ग्रेजुएशन एंड आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट यू, आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस, आई अप्रिशिएट इफ़ यू लेट मी नो व्हाट आई शुड डू फर्दर। मुझे क्या पढ़ना चाहिए आप बताइए। मैंने कहा नाई बन। उसको गुस्सा आया कि मैं आपसे मशवरा करने आया और आप मुझसे कहते हो कि नाई बन। फिर मैंने पूछा कि वो क्या नाम है नाई का जो बड़ा मशहूर है जी? जावेद हबीब। मैंने मिसाल दिया, डू यू नो जावेद हबीब? ही इज़ ए मिलेनियर। आप क्या बनना चाहते हो ये मुझसे कभी ना पूछें, आपका पैशन क्या है वो करें, और उसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए आपको। आप मैकेनिक बने तो शहर के बेस्ट मैकेनिक बने। आप एडवोकेट बने, मैंने ऐसे एडवोकेट को देखा जो जिंदगी भर पेपर्स ही पकड़े हुए रहे, कभी जिंदगी में जज से कभी बात नहीं की है, सिर्फ असिस्टेंट बनकर दूसरे एडवोकेट्स के पीछे ही खड़े रहे हैं। ऐसे कई सारे एडवोकेट्स हैं। एडवोकेट बने तो टॉप का एडवोकेट बने, इंजीनियर बने टॉप का इंजीनियर बने, लेक्चरर बने टॉप का लेक्चरर बने। हैदराबाद में लेक्चरर 70 लाख कमा रहे हैं एक साल मैथ पढ़ा करके। कोई इंजीनियर नहीं कमा रहा है, डॉक्टर नहीं कमा रहा है। नीट में ऐसे एक्सपर्टीज हासिल किए हैं कि कॉलेजेस उनको ज़बरदस्त पैकेजेस देकर बुला रहे हैं। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो टीचर को जाकर पूछे a+b² का क्या फार्मूला है, वही बोलेगा जो आपके मैथ टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन उसके पास में वो टेक्निक्स होती हैं, वो मेथडोलॉजी होती है जो आधे बच्चे नीट क्लियर जाते हैं, आराम से नीट क्लियर करते हैं। तो एक्सपर्टीज डेवलप करना सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट बने, आप टीचर बने, लेक्चरर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मैकेनिक बने, एक्सपर्ट बने, ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे नौजवान बच्चे यहाँ ऐसे भी होंगे जो जॉब सीकर्स हैं। वो मुझसे बहुत दफ़ा पूछते हैं कि सर मुझे करियर डेवलप करना है, कौन सा प्रोफेशन मुझे करना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन मुझे चुनना चाहिए।
तो मैं बताता हूं कि पहला वो प्रोफेशन हो आपका जिससे आपको मजा आए, पैशन हो आपका। आप 20 घंटे भी कर रहे हो तो थक नहीं रहे हो, बहुत मजे ले लेकर कर रहे हो आप। जो करने से आपको मजा आता है वो आपका प्रोफेशन बनना चाहिए। मुझे क्रिकेट देखना बचपन में मेरा पैशन था, ये मेरे मजा आता था क्रिकेट देखता मैं तो। और उस वक्त में कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं थे। न्यूजीलैंड में क्रिकेट मैचेस होते तो रात में 2:30 बजे होते, तो मोहल्ले के हम दोस्त डिसाइड करते कि फलाने मोहल्ले में एक घर में क्रिकेट मैच देखा जा रहा है, सबके घर में टीवी भी नहीं है। तो वहाँ रात में 2:30 बजे वालिदैन को धोखा देकर हमें क्रिकेट मैच देखने जाना होता था। अब रात में कौन जगाए हमें? अब देखें क्या टेक्निक है। मैं क्या करता था, दोस्तों से ये बताता था मैं 2 बजे तेरे घर आऊंगा, आकर नॉक नहीं करूंगा, नॉक करूंगा तो तेरे वालिद के पंचेस पड़ेंगे मुझे। बाहर जो खंबा है स्टील के होते ना, आयरन रॉड्स, वो खंबा में पत्थर मारूंगा, टिन करके आवाज आएगी तो समझना मैं आ गया, तू जागना है तुझे। और वो पत्थर 2-3 बार मारते ही दोस्त वगैरह जाग, तो हमें जगाया नहीं जाता था, हम लोग खुद जाग जाते थे। क्यों? वो पैशन था। और वालिद मना करते थे, हम राकर क्रिकेट मैचेस देखते थे। क्यों? हमारा पैशन है। जब पैशन बन जाता है तो आप 20 घंटे भी वो काम करें, बोरियत नहीं होती है। मैं सुबह 8 बजे से रात में 8 बजे तक बोलते जा सकता हूं और पढ़ाता रहता हूं, मुझे 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होता हूं मैं। क्यों? टीचिंग इज माई पैशन एंड टीचिंग विथ इनोवेशन इज माई प्रोफेशन। मैं टीचिंग इज माई प्रोफेशन एंड टीचिंग विथ इनोवेशन इज माई पैशन। तो टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, लेकिन इनोवेशन से मेरा पैशन है। मैं मजा आता है, मुझे पढ़ाओ तो 20 घंटे मजा आता है। तो आप वो प्रोफेशन चुने जो आप 8 घंटे कर रहे हैं, 10 घंटे कर रहे हैं। किसी बिजनेसमैन को नशा लगता है बिजनेस का, वो 20 घंटे बिजनेस की सोचता है। घर जाए तो बिजनेस ही समझ आती है, कार में बैठे तो बिजनेस ही सोचता है उसको। पैशन का होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए तो वक्त है, लेकिन बहुत गौर से सुने, पैशन का होना जरूरी है। डॉक्टर बने हो, ट्रीटमेंट करना, ट्रीट करना, क्यूर करना, ये पैशन नहीं है तो फिर अच्छे डॉक्टर साबित नहीं हो सकते। टीचर बन गए, पढ़ाना आपका पैशन नहीं है तो जिंदगी भर आप अच्छा नहीं पढ़ा सकते। टीचर्स याद रख लें, बच्चों को धोखा दे रहे हो आप। पैशन के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, उसमें पैसा भी होना चाहिए। आज जो खर्चे अखराजात जो बढ़ गए हैं, लिविंग स्टाइल, आप काम कर रहे हैं, आपका पैशन है, आपको मजा आ रहा है, उसमें पैसा ही नहीं है तो उसमें कदम ना रखें। आप वो चीज में आप अपना प्रोफेशन बनाएं जिसमें पैशन भी है और पैसा भी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो पैसे से सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं, आवाम की भी कामयाबी होनी चाहिए, आवाम को भी फायदा होना चाहिए। सिर्फ एक जात को फायदा हो रहा है, पैशन है, पैसा भी मिल रहा है, फायदा सिर्फ आपको हो रहा है। फायदा बड़े लोगों को होना चाहिए, बहुत लोगों को फायदा होना चाहिए आपके पैसे से, आपकी कमाई से। वैसा आप अपना प्रोफेशन चुने। जो भी आप प्रोफेशन चुनना चाह रहे हो, फिल्टर करें, देखें आप, इसमें मेरा पैशन है, इसमें पैसा है, इसमें सिर्फ मेरा ही फायदा हो रहा है, मेरे ही घर का हो रहा है, या और बहुत मजीद लोगों का फायदा हो रहा है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर चौथा, क्या इससे अल्लाह खुश है, अल्लाह राजी है? आपका पैशन भी है, पैसा भी मिल रहा है, लोगों का भी फायदा हो रहा है, लेकिन वो काम हराम है, अल्लाह खुश नहीं है उससे, अल्लाह नाराज है, तो फिर वैसा प्रोफेशन नहीं चुनना आपने। वो प्रोफेशन चुने जिसमें पैसा भी है, पैशन भी है, लोगों का भी फायदा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह भी खुश हो रहा है। उलमा हजरात का शहर है, उलमा से पूछें आप लोग जाकर
कि ये प्रोफेशन है, क्या ये अलो है, मैं कर सकता हूँ, इसमें पैसा बहुत है। अगर उलमा इजाज़त देते हैं तो आप उसमें डूब जाएं, उसमें काम करें। यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू अर्न बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन अक्ले हलाल की कमाई होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि जो भी दिया अल्लाह मैं खुश हूँ, कि भाई जब अल्लाह के पास देने के लिए अंबार है, बहुत देना चाह रहा है, तू बस इतना ही क्यों मांग रहा है? अक्ले हलाल से जितना अल्लाह देना चाहता है उतना मांग। अल्लाह की कैपेसिटी देखकर हमें मांगना चाहिए, हमारी हैसियत को देखकर हमें नहीं मांगना है। आप टॉप के बिजनेसमैन बने, सिर्फ आप अपना घर चलाने के लिए बिजनेस ना करें। आपसे हज़ारों चूल्हे चलने चाहिए, हज़ारों बच्चे स्कूल के बैग पकड़ने चाहिए, तब जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। पढ़ाई मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। आप सब लोग मुझसे वादा करें, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको ख्याल आना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोग मास्टर्स करना ज़रूरी है। ज़बरदस्त रिकग्निशन होगा सोसाइटी में, नेशन में, अगर आप मास्टर्स करते हो। बीबीए कर लिया आपने, 25,000 सैलरी मिली, या फिर कोई बिजनेस करना शुरू किया, छोटी सोच रहेगी, छोटी कमाई रहेगी, ज़िंदगी भर वही 30-40 साल में गुजर जाएगी। एक एग्ज़ाम होता है CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बिजनेस के बच्चे पढ़ते हैं। इंडिया में 20-25 ऐसे कॉलेजेस हैं वो जो कैट इम्तिहान में कामयाब होते हैं, उनको वो कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। वहाँ जो भी बंदे MBA करते हैं, वो लोग की सोच 100 करोड़ से शुरू होती है। वो लोग बिजनेस नहीं करते हैं, बिजनेस के फॉर्मूले ऐसे बनाते हैं जो 100 करोड़ का बजट होना चाहिए। पूरा ब्लूप्रिंट उनके पास में होता है, प्लानिंग उनके पास होती है कि कैसे बिजनेस करना है। ये बिजनेस करें तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ बना सकते हैं। उनकी सोच इतनी आला होती है, इतनी ज़बरदस्त होती है, हम लोग सोचने के लिए भी डरते हैं। क्यों? छोटे कॉलेजेस में हमने पढ़े हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती वहाँ तक भी हम जा सकते हैं। मैंने ऐसे यंग बच्चों से, ट्रिबो होटल्स के, ओयो के CEO से मेरी मुलाकात हुई। 23-24 साल के बच्चे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ बना रहे हैं। क्यों? कॉलेज अच्छी, बेहतरीन कॉलेज में MBA किया है। तो आप लोग MBBS भी कर रहे हो, MBA भी कर रहे हो, या जो भी पढ़ाई कर रहे हो, बेहतरीन कॉलेज में पढ़ाई करने की कोशिश करें। आप लोग अच्छी सोबत आपको मिलेगी तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और एक बहुत अहम बात मैं सारे बच्चों को बताता हूँ, गौर से सुनना सारे बच्चे और सारे बच्चियों। जब कोई बच्चा 10th पास करता है और 10th कामयाब होकर कॉलेज में एडमिशन लेता है, यूनिफॉर्म छोड़कर कलर ड्रेस पहनने लगता है। और कलर ड्रेस पहनकर जब कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में 50, 60, 70 बच्चे हॉल में बैठे हुए नज़र आते हैं। सारे 70 नए चेहरे होते हैं। उन 70 चेहरों में आप 3 बच्चों का हाथ थाम लेते हैं, वो आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। वही 3 बच्चे, वही 3 बच्चियों से जो दूसरे बच्चियां दोस्ती कर बैठते हैं, वही 3 बच्चे आपकी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। Those 3 friends can make you, at the same time can break you। तो आपने बहुत चूजी होना है कि आपने दोस्ती किससे करनी है। एक दफ़ा आपने गलत हाथ पकड़ लिया, आपके नेक्स्ट 40 ईयर्स तबाह हो चुके हैं। आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, टीचर्स कुछ नहीं कर सकते। आप बेंगलुरु के टॉप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन हाथ आपने गलत थामा है। 3 ऐसे बंदों का हाथ आपने पकड़ लिया जो जिना करने वाले हैं, तो आप भी जिना कर बैठोगे। जो मूवीज देखते हैं तो आप भी मूवी देखना शुरू करोगे। जो पबजी के दीवाने हैं तो आप भी पबजी खेलोगे। जो शराब के दीवाने हैं आप भी शराब पीने लगोगे। जो जिना के दीवाने हो तो आप भी एक दिन जानी बन जाओगे। जिसके साथ बैठना है आपको वो डिसाइड करना है आपने। जब कॉलेज में कदम रखते हो, यूनिवर्सिटी में कदम रखते हो, वो 3 फ्रेंड्स कौन होने चाहिए? विजनरी फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर किसी को MBBS पढ़ना है, बेस्ट डॉक्टर बनने का जो ख्वाब रखता है, वो बंदों को आप दोस्ती करना है। ईद को आप एक शर्ट लेने जाते हो, बेंगलुरु शहर जाते हो, 10 दुकान जाकर 50 कपड़ों को छू छू कर आप एक शर्ट लेते हो।
अब जब आप दोस्त को सेलेक्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट आपके 40 इयर्स, अगर आपके 18 साल है और आप यूनिवर्सिटी में दाखिला हो रहा है, तो यहाँ से नेक्स्ट 50 साल आपके कैसे गुजरने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि आपके 3 दोस्त कौन हैं। वो 3 दोस्त से पता चल जाता है कि आपके नेक्स्ट 50 इयर्स कैसे होने वाले हैं। यहाँ से डिसाइड करें कि आपके 3 दोस्त अगर प्रॉमिसिंग है, डिटरमिन्ड है, डिसिप्लिन है, तो समझना कि आपका करियर बहुत बेहतर से बेहतर होने वाला है। आपके फ्रेंड्स में ये जो चीज़ें मैंने जिक्र किया है, वो शराब पीते हैं, फ़ोन एडिक्शन है, जिना करते हैं, चोरी करते हैं और गुनाहों में मुलविस है, एक दिन आएगा आप भी वही करना शुरू कर दोगे। तो दोस्ती बहुत माना रखती है। पेरेंट्स बेपनाह मोहब्बत करते हैं बच्चों से, इतनी मेहनत करके एडमिशन दिलवाते हैं और समझते हैं कि बेस्ट कॉलेज में मैंने एडमिशन दिलवाया, लेकिन एक गलत दोस्त ने पूरे वालिदैन के ख्वाबों को चुकनाचूर कर देता है और नेक्स्ट 50 इयर्स आपके पूरे ज़ाय हो जाते हैं। और मैं आता हूँ उम्र। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत गौर से आप लोग सुने। कि जो बंदे 13 से 19 साल के बीच है, यहाँ पर 13 और 19 इयर्स के जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, आपके नेक्स्ट 60 इयर्स नेक्स्ट 3 इयर्स पर डिपेंड करते हैं। आप नेक्स्ट 60 इयर्स कैसे जीना चाहते हो, ये आने वाले 3 साल पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करने वाले हैं। जितनी मेहनत और जितनी अच्छी मेहनत ये नेक्स्ट 3 इयर्स करोगे, इंशाअल्लाह आपके 60 इयर्स बहुत बेहतर होने वाले हैं इंशाअल्लाह। और 13 से 19 साल के बच्चे जो भी पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, फोकस्ड होकर, कामयाब होने के चांसेस 95 है। कितने परसेंटेज हैं? 95% आप कामयाब हो सकते हैं, अव्वल दर्जे से, आला, बेहतरीन। लेकिन 25 साल के बाद अक्ल आई आपको कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है और मेहनत करूंगा, मैं जी जान लगा दूंगा मैं, तब कामयाब होने के चांसेस 25% ही रहते हैं। 75% फेल होने के चांसेस हैं। 28 साल के बाद कोई नौजवान ये डिसाइड करता है कि मैं स्किल सीखूंगा, मेहनत करूंगा। मैंने 28 साल गंवा दिए मेरे ज़िंदगी के, अब मैंने देख ली ज़िंदगी, कोई दोस्त मेरा साथ नहीं देने वाला है, मुझे ही मेहनत करना है। यहाँ से मैं 20 घंटे मेहनत करूँगा। उसके कामयाब होने के चांसेस सिर्फ 10% है, फेल होने के चांसेस 90% है। और जो 13 साल के बच्चे हैं, कामयाब होने के चांसेस 95% है। बताओ प्यारे नौजवान बच्चों, मेहनत कब करोगे? 28 साल के बाद या इस उम्र में मेहनत करना है आपने? जवाब दे मुझे। यही उम्र है किताबों से दोस्ती करने की। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके जहनों को खोलें, आपको खूब इल्म से नवाजें, आपके वालिदैन को खूब सेहत दें, आपको खूब अल्लाह सुब्हानहू तआला कॉन्फिडेंस ऐसी भर दें आप में कि आप दुनिया को फतेह कर लें। मैं आपके पेरेंट्स के लिए दुआ करता हूँ, सलाम करता हूँ तमाम पेरेंट्स को, और वो ऑटो ड्राइवर्स, वो स्कूल के जो वैन चलाते हैं, उन तमाम ड्राइवर्स को अगर है तो मुनव्वर जमा का सलाम। आप लोग ये बच्चों को रोज़ाना बारिश में भी ले आते हो, धूप में भी ले आते हो। क्या कभी आपने वो ड्राइवर को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया? थैंक यू अंकल, आपने मुझे 4 साल रोज़ाना स्कूल ले गए और घर ले आए, मेरी हिफाजत की है। कभी आपने गिफ्ट दिया है अपने ड्राइवर को? आपने भटकल के तमाम ऑटो ड्राइवर्स को कल गिफ्ट मिलना चाहिए इंशाअल्लाह। आपके पास गिफ्ट नहीं है तो पेपर पर लिख कर दें थैंक यू। सारे ड्राइवर्स को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इंसान आपको शुक्रिया अदा नहीं कर सकता है। रोज़े क़यामत में ये इकरा
के लिए जो काविशें यहाँ के टीचर्स ने किए हैं, यहाँ के इदारों ने किए हैं, उसमें बराबर हिस्सेदार ये तमाम ऑटो ड्राइवर्स भी हैं। उसका पूरा सवाब वो ऑटो ड्राइवर्स को, वो आयास को भी मिलेगा। इंशाल्लाह कल तमाम स्कूल के प्रिंसिपल्स को मैं फ़ोन करने की कोशिश करूँगा। जितने बच्चे बच्चियाँ हैं, आप सब लोग थैंक यू वाला एक लेटर मादरी ज़ुबान में सही ऑटो ड्राइवर्स को, आयास को, वॉचमैन को देना। इंशाल्लाह देखना कैसे खुशी से झूम उठेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग को कभी ज़िंदगी में किसी ने थैंक यू नहीं बोला है। मुझे थैंक यू लफ्ज़ कल गूंजना चाहिए भटकल में। तमाम पेरेंट्स को और तमाम बच्चों को जो जो भी यहाँ पर आए, मुझे सुने, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राबिता सोसाइटी का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम राबिता सोसाइटी के वेल विशर्स का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम वो इदारों का जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर भेजे हैं, मुझे ये मौका दिए हैं सुनने का। अगर मैंने कोई ऐसी गलत बात कर बैठी है, अल्लाह मुझे माफ़ करें और मैं आपसे भी माज़िरत चाहता हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भटकल को आसमान में तारे बहुत है, चाँद एक है, चाँद की तरह एक बना दे और चाँद की तरह खूबसूरत बना दे, नेक बना दें, यूनिक बना दें। I wish you all the very best of luck for your future endeavors. See you soon, inshallah. Assalamu alaikum. अच्छा, आज शाम टीचर्स और लेक्चरर्स के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए मेरा लेक्चर होगा राबिता सोसाइटी के ऑफिस में। तो गुजारिश तमाम टीचर्स है कि वो 9 बजे शिरकत करें इंशाल्लाह। मैं आपसे 1 घंटा मुखातिब होऊंगा और आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें। आज तक मेरी एक ऑफिस भी नहीं है, लेकिन पूरा इंडिया घूम के पढ़ाने की ज़रूरत करता हूँ मैं। रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, जज्बे की ज़रूरत है, और वही जज्बा लेकर मुनव्वर ज़मा हिंदुस्तान में घूम घूम कर पढ़ाता है। मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन पैशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह से एक एकेडमी बन जाए तो और बेहतर से मैं पढ़ा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप मर्द हजरात ज़रा रुकें, औरतों को पहले, ख़ातीन को पहले जाने दें। ख़ातीन चले जाएगी, अभी अज़ा होगी, सिर्फ 7 मिनट बाकी है ना अज़ा के लिए। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये बात हमसे जो आपसे इल्तिजा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि ख़ातीन को निकल